हेलो एवरीवन। मैं हूं आदर्श गोपाल। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है हमारी जो सीरीज चलती आ रही है एडीआर की सीरीज। उसी सीरीज के अंदर एक टॉपिक है पंचाट में बदलाव या उसे पंचाट को अपास्त किया जाना। इसके ऊपर आज का हमारा लेक्चर होने वाला है। अब इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे जस्ट पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था। उसमें बताया था कि पंचाट क्या होता है, पंचाट कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है, पंचाट किसे कहते हैं। इस सब के बारे में मैंने उस लेक्चर में बताया था। अब एडीआर एक ऐसा सब्जेक्ट है और इसके जो टॉपिक्स हम लेते जा रहे हैं ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो आपको हो सकता है ये वीडियो उतने अच्छे से समझ में ना आए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 से वीडियो देखते हुए आए। अगर आपने सारी वीडियो नहीं देखी, अगर आपने कोई वीडियो अपने अनुसार या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपने अपने हिसाब से पढ़ लिया है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप वीडियो देख कर आ जाइए। कुल मिलाकर के चाहे वीडियो से चाहे आप अपने सेल्फ से किसी भी प्रकार से इससे पुराने जो टॉपिक है जैसे पंचाट किसे कहते हैं, मध्यस्थ किसे कहते हैं, मध्यस्थम क्या होता है, इनका गठन कैसे होता है, इन सारी बेसिक चीज़ों को आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इन चीज़ों पर आइए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पुरानी वीडियोस देख ली होगी या पुराने टॉपिक्स को आपने अपने हिसाब से पढ़ लिया होगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। मैं हूँ आदर्श कुपौत। आज स्टार्ट करने वाले हम एडीआर का एक टॉपिक है पंचाट में बदलाव या उसे अपास्त किया जाना। अब सामान्य नियम यह है कि किसी भी प्रकार के पंचाट में या किसी भी प्रकार के न्यायालय के आदेश में जो अंतिम रूप से आदेश या अंतिम रूप से पंचाट जारी कर दिया जाता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन किया जाना नहीं चाहिए या कि ऐसा नहीं किया जाता, ऐसा नहीं हो सकता। सामान्य नियम तो यह है और ना ही ऐसा कभी होता है। परंतु कई बार क्या होता है कि मानव भूलवश या मानव की गलती के कारण पंचाट में कुछ त्रुटियां रह जाती है, कुछ ऐसी गलतियां रह जाती है। उन गलतियों की वजह से जो दोनों पक्षकार हैं किसी भी पंचाट के या किसी भी मध्यस्थ के जो मध्यस्थम के जो दोनों पक्षकार हैं उन पक्षकारों को सही न्याय नहीं मिल पाता। उन त्रुटियों की वजह से जो पंचाट जारी किया गया उसका अर्थ समाप्त होने लगता है या उसे सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में उन त्रुटियों को दूर किया जाना आवश्यक हो जाता है। अगर उन्हें दूर नहीं किया जाएगा तो उस पंचायत का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, वो अर्थहीन हो जाएगा या थोड़ा इस प्रकार से हो जाएगा कि उसे जिस उद्देश्य के लिए पंचायत जारी किया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। यानी कि बात यह है कि सामान्य जनरल रूल ये है कि किसी भी पंचायत में या किसी भी आदेश में किसी भी प्रकार का संशोधन या किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ना उसे अपास्त किया जा सकता है। परंतु मानव भूलवश अगर उसमें कोई त्रुटियां रह गई है जिन त्रुटियों के कारण दोनों पक्षकारों को सही न्याय नहीं मिल रहा है या ऐसी त्रुटियों की वजह से उस पंचाट का अर्थ सामने नहीं आ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें दूर करना आवश्यक हो जाता है। और अब उन्हें दूर करने के लिए ही मध्यस्थता में सुलह अधिनियम 1996 की धारा 33 और 34, धारा 33 एंड 34 में ये प्रावधान किए गए। इन कुछ चीजों के बारे में बताया गया है कि ऐसी स्थिति होने पर पंचायत में सुधार किया जा सकता है और ऐसी स्थिति होने पर उन्हें अपास्त किया जा सकता है। अब धारा 33 में, धारा 33 में पंचायत में बदलाव या पंचायत में संशोधन के बारे में बताया गया है और धारा 34 में 34 में ऐसी स्थितियों के बारे में बताया गया है जिन स्थितियों में पंचायत को जो है अपास्त किया जा सकता है। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ लेते हैं। अब संशोधन की जहां बात आती है तो संशोधन में तीन बातें बताई गई कि ऐसी तीन स्थितियां होंगी। इन तीन प्रकार की अगर पंचायत में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या गलती रह गई है तो उन तीन स्थितियों में तीन गलतियों को सुधारा जा सकता है। वो कौन कौन सी है? मध्यस्थ में सुलह अधिनियम 1996 की धारा 33 में उन स्थितियों के बारे में बताया गया है जिन स्थितियों में पंचायत में संशोधन किया जा सकता है। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं? अगर संगणना संबंधी कोई त्रुटि रह गई हो, लिपिकीय संबंधी कोई त्रुटि रह गई हो या टंकण संबंधी कोई त्रुटि रह गई हो या इन्हीं प्रकार की किसी इन्हीं से मिलती जुलती अगर कोई किसी प्रकृति की त्रुटि रह गई हो तो ऐसी त्रुटि को संशोधित किया जा सकता है। संगणना यानी कि कोई गणित के गणना संबंधी, यानी कि कोई जोड़ में, किसी गुणा में, किसी भाग में, किसी घटाने में या किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी पैसों से रिलेटेड कोई जोड़ बाकी गुणा भाग में अगर किसी प्रकार की गलती रह गई है जो कि पहले से ही लिखा है परंतु जोड़ बाकी करने में या गुणा भाग करने में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है और वो त्रुटि अगर ऐसी किसी प्रकार की गणना संबंधी त्रुटि रह गई है तो उसे पंचायत में धारा 33 के अंतर्गत, मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत उसे संशोधित किया जा सकता है। दूसरी बात, दूसरी है कि लिपि के संबंधी, यानी कि किसी भी भाषा, जिस भाषा में वो लिखा गया उस भाषा की लिपि के अंदर किसी प्रकार की छोटी मोटी कोई त्रुटि रह गई है
तो उस त्रुटि को भी धारा 33 के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है। तीसरी बात, टंकण संबंधी। टंकण यानी कि टंकण का अर्थ होता है टाइपिंग संबंधी। जब पंचाट को टाइप किया गया तो उस टाइप करने में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई या टाइपिंग एरर हो गया, तो ऐसे एरर को जो है धारा 33 के अंतर्गत पंचाट को संशोधित किया जा सकता है। या इन्हीं से मिलता जुलता अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि रह गई है तो उस त्रुटि को भी संशोधित किया जा सकता है। अब संशोधित कैसे किया जा सकता है? कोई भी पंचाट जारी हुआ, मान लीजिए पंचाट 1 जनवरी 2000 को जारी हुआ, तो ऐसे पंचाट जो जारी हुआ, जिस दिनांक को वो पंचाट जारी हुआ, उस दिनांक से 30 दिन का समय मिलता है। यानी कि 30 जनवरी 2000 तक, 1 जनवरी को अगर 1 जनवरी को अगर पंचाट जारी किया गया है, पंचाट दोनों पक्षकारों को प्राप्त हुआ, जब पंचाट जारी होता है तो उसकी एक कॉपी इस पक्षकार को, एक कॉपी उस पक्षकार को, यानी कि दोनों पक्षकार को एक एक कॉपी प्राप्त होती है। तो जिस दिन उनको कॉपी प्राप्त होगी, जिस दिन वो जारी होता है उसी दिन उन्हें कॉपी दे दी जाती है। तो जब वो कॉपी उन्हें प्राप्त होती है, उसी दिन से लगा करके 30 दिन तक वो न्यायालय में या उस सुधार के लिए अपील कर सकते हो, उस सुधार के बारे में कह सकते हैं कि इसमें इस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। कोई भी पक्षकार कह सकता है, प्रथम पक्षकार या द्वितीय पक्षकार कोई भी कह सकता है। लिमिट क्या है? 30 दिन की लिमिट है। 30 दिन की लिमिट पूरी हो जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें संशोधन के लिए आवेदन करना होगा। प्रथम पक्षकार भी कर सकता है आवेदन, द्वितीय पक्षकार भी आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही जो मध्यस्थ है, जो उस निर्णय को, उस पंचाट को जारी करने में जो मध्यस्थ व्यक्ति थे, वो मध्यस्थ भी अपने स्व विवेक से, स्व प्रेरणा से 30 दिन के अंतर्गत अगर उन्हें पंचाट को बाद में जारी करने के बाद में उन्हें लगता है कि इस पंचाट में इस प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है, तो उस त्रुटि को 30 दिन के अंतर्गत वे स्वयं भी वापस लेकर के अपने स्व प्रेरणा से उसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके साथ ही बात क्या रह जाती है? इसके साथ बात यह रह जाती है कि पंचाट में संशोधन किस हद तक किया जा सकता है, किस सीमा तक संशोधन किया जा सकता है। तो पंचाट में संशोधन केवल उस सीमा तक किया जा सकता है जिससे कि उस पंचाट का मूलभूत सार बदल नहीं जाए। यानी कि पंचाट पहले जारी किया जिसमें जो है पंचायत में किसी की हार जीत तो नहीं होती, दोनों का पक्षकार का बैलेंस हो जाता है, ये न्यायालय की तरह नहीं है। परंतु किसी एक पक्ष को, ए वाले पक्ष को थोड़ा फायदा मिला हो, और पंचायत में संशोधित करके उस ए पक्ष को बिल्कुल ही फायदा न देकर के फायदा बिल्कुल ही बी पक्ष को दे दिया जाए, यानी कि पंचायत के जो अर्थ था उसे बिल्कुल ही उलट दिया जाए। तो ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता। संशोधन केवल इतना मात्र किया जा सकता है जो ये 3 चीजें लिखी गई है, किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन संबंधी, किसी भी प्रकार की लिपि संबंधी, किसी भी प्रकार की टंकण यानी कि टाइपिंग संबंधी मिस्टेक को सुधारा जा सकता है। इससे अधिक सुधारा नहीं जा सकता, या इन्हीं से मिलती जुलती प्रवृत्ति को ही सुधारा जा सकता है। यहाँ तक कि इतना भी कहा गया है न्यायालय द्वारा कि जब पंचाट जारी होता है तो हो सकता है उस पंचाट को या तो किसी प्लेन पेपर पे जारी कर दिया है, एक ब्लैंक पेपर पे जारी कर दिया, ब्लैंक पेपर पे ही टाइप करके मध्यस्थों ने साइन करके उस पंचाट को जारी कर दिया। तो पंचाट को जब अगर सुधारा जाता है तो न्यायालय इतना तक कहता है कि इन तीनों के अलावा किसी प्रकार की चेंज नहीं करनी। अगर वो ब्लैंक पेपर पे जारी हुआ था पहली बार, तो संशोधन के टाइम पे उसे स्टाम्प पेपर पे जारी नहीं कर सकते। अगर पहले ब्लैंक पेपर पे जारी हुआ था तो संशोधित करके उसे दोबारा भी ब्लैंक पेपर पे ही जारी किया जाएगा। यानी कि पहले अगर ब्लैंक पेपर पे जारी हुआ था तो उससे संशोधन करके फिर स्टाम्प पे जारी नहीं कर सकते। उसमें अगर ऐसी कोई गलती थी, इन गलतियों को सुधारने के बहाने उसे ब्लैंक पेपर से स्टाम्प पेपर पे नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। अगर ब्लैंक पेपर पे था पहले तो बाद में भी वो ब्लैंक पेपर पे ही रहेगा। ये कहता है पंचाट में संशोधन। मध्यस्थता में सुलह अधिनियम की धारा 33 ये कहती है कि केवल इन 3 प्रकार की या इससे मिलती जुलती अगर कोई त्रुटि रह गई है तो उन्हीं में संशोधन किया जा सकता है। अब बात करते हैं पंचाट को अपास्त करने के बारे में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पंचाट को या किसी भी प्रकार के न्यायिक निर्णय को सामान्यतः अपास्त या सामान्यतः बदलाव या सामान्यतः किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। मानव भूलवश अगर कोई ऐसा कुछ हो गया है जिससे कि पंचाट का अर्थ डगमगा जाए या पंचाट के मूल सार में ही पंचाट को अप्लाई करने में ही दिक्कत आने लग जाए, तो ऐसे स्थिति में जहाँ दोनों पक्षकारों को ही नुकसान होने लग जाए, ऐसी स्थिति में उसे बदला जा सकता है या उसमें संशोधन किया जा सकता है या उसे अपास किया जा सकता है। अब पंचायत को अपास सामान्यतः नहीं किया जा सकता। किस प्रकार के, जैसे संशोधन करने के लिए तो दोनों पक्षकार में से कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है 30 दिन के अंदर, या मध्यस्थ स्वयं अपने अनुसार ही
उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं 30 दिनों के अंतर्गत, इन तीनों के रिलेटेड कोई चेंज कर सकते हैं। परंतु पंचायत को अगर अपास्त करना है तो पंचायत को अपास्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन करना होगा। दोनों पक्षकारों में से कोई भी जो पक्षकार है, दोनों में से कोई भी न्यायालय में आवेदन कर सकता है। न्यायालय में आवेदन करने के बाद भी इन 8 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 8 में से कोई एक प्रकार के पॉइंट अगर उनके पंचायत में होगा तो ही जाकर के उस पंचायत को अपास्त किया जाएगा। अगर वो इन 8 में से कुछ नहीं है तो वो पंचायत को अपास्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही इन 8 को या इन 8 में से जो कुछ भी है उसे साबित किया जाना आवश्यक है। अगर वो न्यायालय में साबित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस पंचायत को जो है अपास्त कर दिया जाएगा। अब पंचायत को अपास्त करने के बारे में ये 8 पॉइंट जो है मध्यस्थ में सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 में, धारा 34 में बताए गए हैं। क्या है ये सारे पॉइंट, आइए इनको देख लेते हैं। पहला है पक्षकारों की असक्षमता। पक्षकारों की असक्षमता। अब पक्षकारों की असक्षमता यानी कि अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुके हैं हम, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 11 में सक्षम पक्षकार के बारे में बताया गया। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 में सक्षम पक्षकारों के बारे में बताया गया कि वे वयस्क होने चाहिए, वे स्वस्थचित होने चाहिए, ये सारी जो चीजें थी वो बताई गई थी। तो जब पक्षकार अगर वो सारी चीजें फुलफिल करते हैं तो वे सक्षम पक्षकार कहलाएंगे। अगर मध्यस्थ के अंतर्गत दोनों पार्टीज में से अगर कोई भी एक पार्टी जो है वो सक्षम पक्षकार नहीं है, यानी कि वो स्वस्थचित नहीं है या वो अवयस्क पार्टी है, तो ऐसी स्थिति में जारी किया गया जो पंचायत होगा उसे अपास्त कराया जा सकता है। परंतु अगर किसी अवयस्क के या किसी अस्वस्थ चित्त व्यक्ति के यानी कि विकृत चित्त व्यक्ति के पेरेंट द्वारा या उनके संरक्षक द्वारा, जो न्यायालय द्वारा संरक्षक निर्धारित किए, उनके द्वारा उनको जो पंचायत है उसमें हिस्सा लिया गया, उसमें भाग लिया गया, तो ऐसी स्थिति में उसे नहीं अपास्त कराया जा सकता। यानी कि अगर केवल अवयस्क व्यक्ति या जो विकृत चित्त व्यक्ति था उसके द्वारा पंचायत में जो मध्यस्थ की कार्रवाई थी उसमें भाग लिया गया था अवयस्क व्यक्ति द्वारा या विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा, तो ऐसी स्थिति में उसे अपास्त कराया जा सकता है उस पंचायत को। लेकिन अगर उनके संरक्षक द्वारा या उनके पेरेंट द्वारा या उनके संरक्षक द्वारा, जो न्यायिक संरक्षक है उनके द्वारा, अगर उनको उनके संरक्षण में, उनके देख रेख में अगर ऐसा कोई पंचायत जारी हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसे अपास्त नहीं कराया जा सकता। आ जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट है मध्यस्थम करार की अवैधता। अगर मध्यस्थम जो करार हुआ था, मध्यस्थम सुलह अधिनियम के अंदर पहले मध्यस्थम का कोई करार होगा, उसके बाद अगर कोई झगड़ा हुआ होगा तो वो मध्यस्थ के पास जाएगा, मध्यस्थ के पास जाएगा तो मध्यस्थ उसे सुनेगा, दोनों पक्षकारों को सुनेगा और उसके बाद अपना निर्णय सुनाएगा, वो निर्णय जो है पंचायत कहलाएगा। तो अब अगर मध्यस्थ का जो करार किया गया था जो शुरू में, वो करार ही अगर अवैध निकले, तो करार अवैध निकला तो उन्होंने जो झगड़ा सुना वो भी अवैध हो गया, उन्होंने जो झगड़ा सुना के बाद जो पंचायत जारी किया वो भी अवैध माना जाएगा, तो उसे भी अपास्त कराया जा सकता है, उसकी भी कोई खास वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि मध्यस्थम करार जो शुरू में हुआ था वो ही अवैध था, तो उसके बाद की जो भी प्रोसेस थी वो सारी नहीं मानी जाएगी, वो सारी को अपास्त कराया जा सकता है। तो मध्यस्थम करार की अवैधता, अब अवैधता कब मानी जाएगी? जब मध्यस्थम करार जो है वो प्रपीड़न द्वारा, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ चुके हैं, प्रपीड़न द्वारा, असम्यक असर द्वारा, कपट द्वारा, इन प्रकार से, इन किन्हीं प्रकार से, यानी कि प्रपीड़न से, असम्यक असर से या कपट से किसी प्रकार से अगर मध्यस्थम का करार करा दिया गया था तो ऐसे करार के द्वारा जो पंचायत जारी हुआ है उस पंचायत को भी अपास्त कराया जा सकता है। आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, वो है मध्यस्थम कार्रवाई की सूचना का अभाव। अब मध्यस्थम की कार्रवाई चालू हो गई है तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा पक्षकार जो बचता है, दो पक्षकार होंगे ऑब्वियसली। अब अगर मध्यस्थम की कार्रवाई शुरू हो गई है तो मध्यस्थम की कार्रवाई की सूचना दूसरे पक्षकार को दी जानी आवश्यक है। अगर दूसरे पक्षकार को उसकी सूचना नहीं मिली है या उसके स्थान की सूचना नहीं मिली है कि यहाँ कार्रवाई चल रही है, या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिस कारण से दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार कोई जो है अपना पक्ष प्रस्तुति नहीं कर पाया था और एक्स पार्टी डिसीजन हो गया था, तो ऐसी स्थिति में भी उस पंचायत को जो है अपास्त कराया जा सकता है। यानी कि दूसरी पार्टी को मध्यस्थम कार्रवाई की शुरू होने की सूचना नहीं थी, वो कार्यवाही कहाँ चल रही है इसकी सूचना नहीं थी, या किसी कारणवश वो अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया था, अपनी बात नहीं रख पाया था मध्यस्थम के सामने, तो ऐसी स्थिति में भी उस प्रकार उस मध्यस्थ द्वारा उस प्रक्रिया में जो पंचायत जारी हुआ है उस पंचायत को अपास्त कराया जा सकता है। आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, वो है संदर्भ से बाहर किया गया पंचायत। अब मध्यस्थम जो है
मध्यस्थ व्यक्ति जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उन्हें मध्यस्थम के बारे में, मध्यस्थ प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है, उसमें जिस बारे में उल्लेख किया गया है, यानी कि दो बिजनेसमैन है मान लीजिए, उन दोनों के अलग अलग कई प्रकार के बिजनेस है, उन्होंने एक बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट किया है, उस पार्टनरशिप बिजनेस में ही उन्होंने मध्यस्थ प्रक्रिया का चयन किया, यानी कि इस बिजनेस में अगर किसी प्रकार का विवाद हुआ तो मध्यस्थ प्रक्रिया द्वारा, मध्यस्थम की प्रक्रिया द्वारा उस विवाद को सुना जाएगा और उसका सुलटारा किया जाएगा। ये बात उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी थी उन्होंने, जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था तभी उन्होंने ये बात लिख दी थी। तो ऐसी स्थिति में जो मध्यस्थ व्यक्ति होगा, वो मध्यस्थ व्यक्ति केवल इसी बिजनेस से रिलेटेड कोई अपना पंचांग जारी कर सकता है। इसके अलावा इनका अगर कोई अलग बिजनेस चल रहा है तो उस अलग बिजनेस में अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उस अलग बिजनेस से रिलेटेड कोई निर्णय नहीं सुना सकता। यानी कि ये बात ये कहता है कि संदर्भ से बाहर, यानी कि उसकी जो लिमिटेशन है, उसके जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उसे जिस बिजनेस के लिए या जिस किसी कार्य के लिए लगाया गया है, उस कार्य के लिए ही या उससे रिलेटेड कार्य के लिए ही वो जो है अपना पंचांग जारी कर सकता है, या अपने पंचांग में उससे रिलेटेड ही चीजों के बारे में लिख सकता है। अगर उनसे बाहर जा करके अगर कोई कार्य करता है तो उसे अपास्त कराया जा सकता है। यानी कि वो दोनों बिजनेसमैन ने जिस बिजनेस के लिए, जिस पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ये लिखा था कि हम मध्यस्थम प्रक्रिया द्वारा विवाद सुलझाएंगे अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो ऐसी स्थिति में केवल उसी बिजनेस से रिलेटेड निर्णय दिया जा सकता है, उनके अन्य बिजनेस से उसे कोई मतलब नहीं होगा। अगर अन्य बिजनेस से रिलेटेड कोई निर्णय दिया जाता है तो उसे अपास्त कराया जा सकता है, धारा 34 के अंतर्गत। आ जाता है अगले पॉइंट के ऊपर, अधिकरण के गठन या प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि रही हो। अब मध्यस्थम अधिकरण का गठन किस प्रकार होता है, मध्यस्थम का चयन किस प्रकार होता है, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले वो देख करके आ जाइए, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में कहीं मिल जाएगा, आप देख लेना। अब मध्यस्थम का गठन कैसे होता है, मध्यस्थम की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया आप डिटेल में बाद में देख लेना, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मध्यस्थ जो व्यक्ति होते हैं वो कभी सम संख्या में नहीं होते। वो मध्यस्थ व्यक्ति या तो एक होगा, या तीन होंगे, या पांच होंगे, या सात होंगे, इस प्रकार से मध्यस्थ होंगे। मध्यस्थ कभी दो, चार, छह इस प्रकार से नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते वो सब भी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। क्यों कि अगर दो मध्यस्थ हुए और एक ने इसके पक्ष में, दूसरे ने उसके पक्ष में निर्णय दिया तो अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता, इसीलिए दो नहीं रखे जाते, चार नहीं रखे जाते। तो वो सारी बातें थी, वो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, आप जाकर के वो देख लीजिएगा। तो अधिकरण के गठन या प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, अगर उनका गठन, जो पक्षकारों ने जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोई भी, जैसे दो बिजनेसमैन ने अपने किसी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम जो है मध्यस्थम प्रक्रिया द्वारा अपना, हमारे अंदर कोई अगर विवाद उत्पन्न हुआ तो उसको सुलझाएंगे, और मध्यस्थम के गठन भी उसी कॉन्ट्रैक्ट में करना होता है, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो मध्यस्थम के गठन के टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमारा कोई साइंटिफिक बिजनेस है, तो हमारे जो मध्यस्थ व्यक्ति होगा वो व्यक्ति भी ऐसा व्यक्ति होगा जो व्यक्ति इन साइंटिफिक टर्म्स को, इन साइंटिफिक चीजों को समझता हो, साइंस से उसका कोई लेना देना हो, ऐसा व्यक्ति ही मध्यस्थ होगा। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया, लेकिन मध्यस्थ जो लास्ट में न्यायालय द्वारा अगर कोई मध्यस्थ लगाया गया या किसी अन्य प्रकार से कोई मध्यस्थ लगाया गया, तो वो मध्यस्थ जो है वो साइंटिफिक नहीं है, या वो साइंटिफिक टर्म्स को नहीं समझता, या उनकी बिजनेस से रिलेटेड चीजों को वो नहीं समझता। ऐसा मध्यस्थ अगर कोई लगा दिया जाता है और वो मध्यस्थ अगर कोई पंचायत जारी करता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार इस आधार पर कि वो जो अधिकरण है उसका गठन हुआ है, जो मध्यस्थ का चयन किया गया है, वो हमारे शर्तों को पूरा नहीं करता, इस आधार पर पंचायत को अपास करा सकता है। कहा, मध्यस्थ में सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के अंदर उसे अपास्त कराया जा सकता है। अब आ जाता है अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है पंचाट का लोक नीति के प्रतिकूल होना। पंचाट अगर लोक नीति के प्रतिकूल है, यानी कि पंचाट को कपट से, पंचाट को किसी दबाव में आकर के, या पंचाट को रिश्वत दे करके, या पंचाट को किसी भी प्रकार के भ्रम में आकर के, या किसी प्रकार के दबाव में आकर के लिया जाता है। यानी कि एक दो पक्षकार है, दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक पक्षकार जो मध्यस्थ व्यक्ति है, उस मध्यस्थ व्यक्ति को कपट से, उस मध्यस्थ व्यक्ति पर दबाव बना करके किसी प्रकार का, या उसे रिश्वत दे करके, या उसे किसी प्रकार का लोभ दे करके अगर कोई पंचाट लेता है अपने पक्ष में, तो ऐसे पंचाट को भी अपास्त कराया जा सकता है। उसके लिए आवश्यक मात्र ये कि दूसरे पक्षकार को यह साबित करना होगा। ये सारे पॉइंट अगर न्यायालय में, ये कैसे अपास्त कैसे कराया जाएगा, अपास्त कराने के लिए दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार को न्यायालय में आवेदन करना होगा, और न्यायालय में इन 8 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट के आधार पर उस पंचाट को अपास्त कराया जा सकता है।
अपास कराने के लिए इन 8 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को उन्हें साबित करना होगा, तब जाकर के उस पंचायत को अपास कराया जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है कपट से, रिश्वत लेकर के, दबाव से, तो ऐसी स्थिति में दूसरे पक्षकार को ये साबित करना होगा। आ जाता है हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है पंचायत में प्रतिकूल त्रुटि का होना। पंचायत में प्रकट त्रुटि का होना। प्रकट त्रुटि यानी इस प्रकार की कोई त्रुटि जो पंचायत को देख करके ही तुरंत ही सामने आ जाए। जैसे ही पंचायत को देखा जाता है तो उसे देख करके तुरंत सामने आ जाती है कि हाँ, ये तो पंचायत में कोई गलती हो गई। जैसे कि कोई 1000 रुपए का या कोई 100 रुपए के करीब आसपास का कोई मामला था, उसमें लिखते टाइम गलती होगी और 1000 की जगह 1 लाख या 1 करोड़ रुपए लिख दिए। तो ऐसी स्थिति में पंचायत को देख करके ये समझ में आ रहा है कि हाँ, ये पंचायत गलत है, इस पंचायत में इस प्रकार की त्रुटि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रकट रूप से त्रुटि हुई होती है, उन प्रकट रूप से हुई त्रुटि को भी, ऐसे वाले पंचायत को भी अपास कराया जा सकता है न्यायालय में आवेदन करके। आ जाता है हमारा अंतिम पॉइंट के ऊपर, जो कि मध्यस्थ का कदाचार। अगर मध्यस्थ जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति, अपेक्षा क्या की जाती है उस व्यक्ति से कि वो व्यक्ति स्वतंत्रता से काम करे, बिना किसी दबाव में आए काम करे, और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करे, और जनरली न्यूट्रल रह करके दोनों पक्षों के प्रति कार्य करे। लेकिन अगर वो मध्यस्थ व्यक्ति जिसे चुना गया है पंचायत जारी करने के लिए, दोनों पक्षों का विवाद सुन करके कोई निर्णय देने के लिए जिसे चुना गया है, वो व्यक्ति स्वतंत्र रह करके काम नहीं करता, किसी के दबाव में रह करके काम करता है, या किसी एक पक्ष के साइड में झुक करके उसका पक्ष लेते हुए कोई कार्य करता है, और ऐसे में अगर वो कोई पंचायत जारी करता है तो ऐसे पंचायत को भी अपास कराया जा सकता है न्यायालय में आवेदन करके। अब मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट में समझा देता हूँ। भाई सामान्यतः तो किसी भी पंचायत को या किसी भी आदेश में जो है संशोधन या उसे अपास नहीं कराया जा सकता, लेकिन मानव भूलों से अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसे कराया जा सकता है। धारा 33 और 34 में इसके बारे में बताया गया है। मध्यस्थता सुलह अधिनियम की 33 में बताया गया है कि पंचायत में संशोधन हो सकता है, इन 3 पॉइंट में हो सकता है। गणना संबंधी यानी कि कैलकुलेशन संबंधी, लिपि संबंधी या टंकन संबंधी यानी कि टाइपिंग संबंधी अगर कोई एरर रह जाता है तो उसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन संशोधन एक लिमिट में ही होगा, पूरा उसका अर्थ ही नहीं बदला जा सकता। और अगर कोई सादे कागज पर अगर कोई जारी हुआ था पंचायत पहले, तो उसे बाद में स्टाम्प पे नहीं किया जा सकता, या स्टाम्प पे जारी हुआ था तो उसे बाद में सादे कागज पे जारी नहीं किया जा सकता। जैसा पहले था वैसा का वैसा ही दूसरे पेपर पे लिखा जाएगा। सिर्फ इन तीनों में से किसी भी प्रकार की अगर कोई मिस्टेक रही है तो उसे सुधारा जा सकता है। अब अपास करने की बात आई तो अपास में अगर पक्षकार असक्षम है तो अपास किया जा सकता है। मध्यस्थम करार ही अवैध है तो उसे अपास किया जा सकता है। मध्यस्थम कार्रवाई की सूचना अगर किसी पक्षकार को नहीं मिली तो उसे अपास किया जा सकता है। संदर्भ से बाहर जाकर के अगर कोई निर्णय लिया गया है तो उसे अपास किया जा सकता है। अधिकरण के गठन या प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है तो उसे भी अपास किया जा सकता है। पंचायत लोक नीति के विरुद्ध यानी कि उसे जो है कपट दबाव द्वारा किसी प्रकार से लिया गया है तो उसे भी अपास किया जा सकता है। पंचायत में कोई प्रकट त्रुटि रह गई है तो भी अपास किया जा सकता है। और मध्यस्थ का कदाचार सामने आ जाता है तो उसे भी अपास किया जा सकता है। अपास किए जाने के लिए क्या होगा? अपास किए जाने के लिए न्यायालय में आवेदन करना होगा। और संशोधन के लिए क्या है? संशोधन के लिए 30 दिन की लिमिट है। दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार या मध्यस्थ व्यक्ति स्वयं 30 दिन के अंतर्गत अपने स्वयं के विवेक से जो है पंचायत में संशोधन कर सकता है। संशोधन केवल इन 3 पॉइंट के अंदर ही होगा, इससे बाहर जाकर के संशोधन नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर पुराने कई लेक्चर से काफ़ी इंटरकनेक्टेड है, तो अगर आपने पुरानी चीज़ें या पुराने टॉपिक नहीं देखे हैं इससे पहले के एडीआर के, तो ये लेक्चर आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप पहले पुराने वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पुराने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आप इनको मैं अगर बहुत डीप में समझाऊंगा तो ये 2-2.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको इसे शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप अपना लेक्चर चाहते हैं ये मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।